तो बीए पार्ट फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है मनु की परराष्ट्र नीति। तो परराष्ट्र नीति को समझने के लिए सीधा सा अर्थ आप समझिए कि जैसे आधुनिक राष्ट्रों में हर राष्ट्र को अपनी विदेश नीति तय करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जो विदेश नीति है ये किस प्रकार की हो, ठीक है। आज के संदर्भ में हम बात करें तो जैसे विदेश नीति है, उसी विदेश नीति को मनु ने नाम दिया है राज्यों की परराष्ट्र नीति, अर्थात एक राज्य को दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि विदेश नीति की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चूंकि आप सब जानते हैं कि राज्य का एक तत्व होता है संप्रभुता, ठीक है ना। तो संप्रभुता का अर्थ यह है कि हर राज्य अपने आप में संप्रभु है, वह स्वयं अपने राज्य के बारे में निर्णय लेने के लिए, कानून बनाने के लिए, वहां क्रियान्वित करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन चूंकि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, जैसे अभी विश्व में आप रहें, तो अलग अलग राज्य यहां स्थित हैं। तो विभिन्न राज्य स्थित होने के कारण विभिन्न राज्यों के मध्य कई प्रकार के संबंध, हम ये मानते हैं कि जब एक से अधिक, चाहे जीव प्रकृति का कोई भी व्यक्ति हो, जब एक से अधिक लोग रहते हैं तो वहां अनेक तरह के संबंध अपने आप डेवलप हो जाते हैं। तो अपने आप डेवलप होने का अर्थ यह है कि हर राष्ट्र है वो भी अपने हित के लिए कुछ कार्य करता है, तो उसे अपने हित के कार्य करने के लिए जैसे ही वो कुछ क्रियान्विति करेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव दूसरे राष्ट्रों पे पड़ता है। तो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य दो प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं, या तो वह आपका मित्र रहेगा या वह आपका शत्रु बन जाएगा। यदि आपके हित उसके हित के समान अनुसार हैं तब तो वह आपके मित्रता की श्रेणी में रहेगा, और यदि आपके हित उसके हितों के प्रतिकूल हैं, जो भी उसने हित निर्धारित कर रखे हैं अपने प्रगति के लिए, उससे यदि वह प्रतिकूल आपके हित हैं तो वहां वो शत्रुता की श्रेणी में चला जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब हम पढ़ते हैं, यहां विदेश नीति में आज आप देखते हैं, उसी तरीके से मनु भी ये मानता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उसके मित्रों की संख्या अधिक हो और शत्रुओं की संख्या कम हो, ठीक है ना। तो ये हमें क्या हो गया, एक उद्देश्य मिल गया अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, एक उद्देश्य हो गया कि मित्रों की संख्या कम हो, ज्यादा हो, और शत्रुओं की संख्या कम हो। तो जहां उद्देश्य हो जाता है फिर वहां हमें कोई ना कोई नीति का निर्माण करना पड़ता है। क्लियर है ये चीज। तो इसीलिए हर राष्ट्र को संप्रभु होने के बावजूद भी उसे दूसरों के प्रति, दूसरे राज्यों के प्रति, दूसरे राष्ट्र, अभी हम बात करें तो राष्ट्रीय राज्य का कंसेप्ट है। मनु के समय हम राज्य जो कह रहे हैं वो एक देश की बात करते हैं, तो वो भी ये कहता है कि दूसरे राज्यों के प्रति उसे एक नीति का निर्धारण करना होता है। तो पहली चीज क्लियर है कि परराष्ट्र नीति का निर्माण क्यों होता है। इसके लिए सीधा सा तरीका हो गया कि दो चीजें, कि आपके मित्रों की संख्या अधिक हो और शत्रुओं की संख्या कम हो। इसके लिए परराष्ट्र नीति का निर्माण करने की आवश्यकता है। तो मनु ने परराष्ट्र नीति के माध्यम से एक वैज्ञानिक, आप ये कह सकते हैं वर्गीकरण उसने किया है कि कौन से राष्ट्र ऐसे हैं जो आपकी मित्र प्रकृति के हो सकते हैं और कौन से राष्ट्र ऐसे हैं जो आपकी शत्रु प्रकृति के हो सकते हैं, ठीक है ना। ये उसने एक वैज्ञानिक वर्गीकरण किया, कैसा, सैद्धांतिक आधार पे, कि आप जब इन के साथ किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करें तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस राज्य से आप संबंध बनाने जा रहे हैं वो आपकी मित्र प्रकृति का है या आपकी शत्रु प्रकृति का है। और इसी के लिए मनु ने परराष्ट्र नीति के अंदर पहली बात जो कही है वह है मंडल सिद्धांत। तो तीन चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे परराष्ट्र नीति के अंदर। पहला मंडल सिद्धांत, दूसरी हम देखेंगे कि विभिन्न राष्ट्रों के साथ एक राज्य को किस तरीके से संबंध स्थापित करने हैं। तो इसके लिए वह 6 प्रकार की नीतियां बताता है जिन्हें हम कहते हैं षाड्गुण्य नीति, ठीक है ना। तो ये 6 नीतियां वो है जो अपनाकर एक व्यक्ति अपने हितों में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। ये अपन भी दैनिक सामान्य जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, उसमें हम लोग अपनाते रहते हैं इन नीतियों को। हम किसी के साथ मित्रता करते हैं,
किसी पे आक्रमण करते हैं, किसी के साथ उसको सम्मान, ये तो अलग अलग चीजें जो अपन देखेंगे। 6 प्रकार की नीतियां यहाँ मनु उल्लेखित करता है। और अंतिम वह अपने पक्ष में करने के लिए बताता है उपाय। साम दाम दंड भेद 4 तरह के उपाय वो बताता है, किस परिस्थिति में कौन सी स्थिति हमें अपनानी है, इसके लिए वो कहता है। ठीक है ना। एक राजा के लिए वो कहता है कि जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक ही नीति पे चले। यदि एक ही नीति पे कोई राजा चलता है तो निश्चित रूप से उसको हानि उठानी पड़ती है। तो परिस्थितियों के अनुसार उसको अपने, जिस प्रकार हम अपने व्यक्तित्व में बदलाव करते हैं कि हमें कहाँ किस तरह का आचरण करना है, किस तरह का व्यवहार करना है, वही व्यवहार और आचरण एक राज्य दूसरे राज्य से करते समय भी ध्यान रखे। इसके लिए मनु ने एक सैद्धांतिक रूप से एक वर्गीकरण किया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक राज्य अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है। तो यहां सीधा सा ध्यान रखना है कि जिस प्रकार हम अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ संबंधों का निर्धारण करते हुए कई बातों का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से चूंकि राज्य भी व्यक्ति का ही बड़ा रूप है, इसलिए उसमें भी वही सारी चीजें पाई जाती है जो व्यक्तियों में पाई जाती है। ठीक है। तो व्यक्ति का बड़ा रूप होने के कारण वह भी उन नीतियों को अपनाता है। तो सीधा सा अर्थ समझ गए आप कि राज्य की परराष्ट्र नीति के लिए मनु आवश्यक रूप से एक कुशल नीति की बात करता है कि एक राज्य को कुशलतापूर्वक ये काम करना चाहिए। दूसरा जो उसका उद्देश्य है वो यह है, राज्य की परराष्ट्र नीति के पीछे निर्धारण करने के लिए, कि एक राजा की जिम्मेदारी है कि वह अपनी प्रजा की बाह्य सुरक्षा करे। ठीक है ना। तो दूसरा जो उद्देश्य है वो है बाह्य आक्रमणों से रक्षा। तो बाह्य आक्रमणों से रक्षा वह तब कर पाएगा जब उसके संबंध अन्य राष्ट्रों के साथ उचित होंगे, जब वह एक अच्छी नीति के साथ कुशलतापूर्वक उनके साथ अपने संबंधों को मैनेज करेगा। ठीक है। और तीसरा उसका जो उद्देश्य वो इसी से जुड़ा हुआ है, अपने प्रजाजनों को युद्ध से बचाव। मतलब एक मनु कहता है कि वह राजा सफल है जो युद्धों से अपनी प्रजा को बचा लेता है या युद्ध जैसी संकट में उनको उलझने नहीं देता है। समझ गए आप इस चीज को। तो युद्ध से बचना ये कब होगा, जब आपकी जो भी नीतियां हैं वो आपकी अच्छी होंगी। ठीक है। जैसे आप लोग भी हैं, यदि आप हर कैसा आचरण व्यवहार करोगे तो आप दिन में 20 बार लड़ झगड़ सकते हो दूसरों से। लेकिन जहां भी ऐसे मौके आते हैं वहां एक अच्छी नीति का, अपन यही तो कहते हैं कि भाई जो एक बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति में क्या अंतर है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो लड़ाई झगड़े विवाद है उनको बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ उनको हल कर लेता है और उन स्थितियों से बाहर निकल जाता है। जबकि मूर्ख व्यक्ति वह है जो उन लड़ाई झगड़े में और ज्यादा इस तरीके की नीति अपनाता है कि वो, तो कई बार आप देखते हैं कि जैसे ये कहता है कि राज्य समाप्त हो जाता है, हम भी यहाँ देखते हैं कि कई बार केवल क्रोधवश या और किसी कारण इस तरह के झगड़े हुए और उसमें किसी व्यक्ति की हत्या हो गई। इसका मतलब उस व्यक्ति का जीवन वहीं समाप्त हो गया। किस कारण से? उसके क्रोध के कारण से, उसके गलत निर्णय के कारण। तो ऐसे गलत निर्णय राज्य न ले जिससे उनकी प्रजा, क्योंकि यहां राजा केवल अकेला नहीं है, राजा के साथ उसकी पूरी प्रजा जुड़ जाती है। इसलिए मनु कहता है कि एक राजा या राज्य का कोई भी गलत निर्णय है वो पूरी प्रजा को गलत तरीके से प्रभावित करता है। उन सब प्रजाजनों को, जो कि वो कहता है कि उसके पुत्र के समान है, पुत्री के समान है, मतलब संतान के समान है, उन संतानों को वो कभी भी संकट में नहीं डाले। इसके लिए आवश्यक है कि वह एक उचित रणनीति दूसरे राज्यों के साथ अपनाए ताकि वो हमेशा युद्ध से बचा रहे, और युद्ध हो भी जाए तो उस स्थिति में इस प्रकार की नीति अपनाए कि उसे कम से कम हानि उसकी प्रजा को उठानी पड़े। क्लियर है चीज? तो 3 उद्देश्य आप विशेष रूप से बताएंगे कि परराष्ट्र नीति का वर्गीकरण या परराष्ट्र नीति का उल्लेख करने के पीछे, परराष्ट्र नीति को स्पष्ट करने के पीछे मनु के क्या उद्देश्य रहे हैं। तो मुख्य रूप से यही उद्देश्य हैं जो आज हमारी विदेश नीति के होते हैं। मित्रों की संख्या में वृद्धि, शत्रुओं की संख्या में कमी, बाह्य आक्रमणों से रक्षा, अपने हितों के लिए उनसे किसी प्रकार से उनकी हेल्प लेना कि जब भी आपके विकास के लिए आवश्यकता हो, आपके संबंधों की वजह से आपको वो सारी सुविधाएं मिल सके। तो नेक्स्ट आप डाल सकते हैं किसी भी राज्य का विकास या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी उसे एक बेहतरीन परराष्ट्र नीति का संचालन एक राज्य को करना पड़ता है। ठीक है। तो जब राज्य बेहतरीन नीति का संचालन कर पाता है तो वह अपना विकास अन्य मित्रों के साथ मिलकर आराम से कर लेता है, क्योंकि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की, समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अकेला नहीं कर सकता, उसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या अंतरराज्यीय स्तर पे मनु की भाषा में कहें हम, तो उस स्थिति में एक राज्य भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेला नहीं कर सकता।
ठीक है, तो अकेला नहीं कर सकता, तो इसका मतलब उसे जो भी आवश्यकताएं होंगी उनकी आवश्यकताएं कौन पूरी करेगा? वो दूसरे राज्यों से हेल्प लेगा। दूसरे राज्यों से तो हेल्प आपको कब मिलेगी? जब आपके और उसके संबंध बहुत अच्छे होंगे, और संबंध अच्छे होने के लिए आपको उसके साथ एक ऐसी नीति का निर्माण करना होगा जिससे आपके संबंध बेहतरीन बने, जिससे दूसरे अधिकतम राज्य आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करवा सके। ठीक है ना? तो इसलिए मनु एक परराष्ट्र नीति की बात अपने जो मनुस्मृति है उसमें करता है, ताकि एक राज्य बेहतरीन तरीके से न केवल आंतरिक दृष्टि से बल्कि बाह्य दृष्टि से भी एक मधुर और स्वस्थ संबंधों के साथ रहते हुए अपने नागरिकों के जीवन को बेहतरीन बना सके। क्लियर है चीज? तो ये है मनु की परराष्ट्र नीति के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं कि मनु ने परराष्ट्र नीति में किन किन बातों का उल्लेख किया है। तो जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था कि मनु की परराष्ट्र नीति के अंदर ये तीन चीजें आती है। पहला, मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के माध्यम से उसने एक वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है कि कौन से राष्ट्रों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहने का मतलब कि आप उनके साथ आंख बंद करके कोई समझौता नहीं करें। ठीक है ना? आपने या उस पर विश्वास नहीं करें, ठीक है, समझौता आपने कर लिया, लेकिन आप बिल्कुल फ्री नहीं हो। जैसे मान लीजिए जो राष्ट्र आपके बिल्कुल आपकी सीमा को टच करता है, उस राष्ट्र के साथ आपने कोई संबंध बनाया है, तो मनु कहता है कि जो भी आपकी सीमा को टच करने वाला राष्ट्र है वह सैद्धांतिक रूप से आपकी शत्रु प्रकृति का होता है। शत्रु प्रकृति का क्यों होता है? क्योंकि किसी भी राज्य को अपना विस्तार करने के लिए सबसे पहले वो किसके ऊपर आक्रमण करेगा? अपने निकटवर्ती राज्य के ऊपर आक्रमण करेगा। तो निकटवर्ती राज्य चूंकि जब आप हैं या आपका राज्य जब निकटवर्ती राज्य है और आपने उसके साथ कोई ऐसा समझौता कर लिया कि उसके बाद में आप बिल्कुल फ्री हो गए कि भाई हमने इसके साथ समझौता कर लिया, अब कम से कम इसके साथ कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन वह कब मौका देखकर आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप उसके साथ समझौते करिए बेशक, लेकिन उन समझौतों के साथ साथ आपको सावधानी भी रखने की आवश्यकता है। तो ये मनु ने आपको बताए हैं कि किन किन राष्ट्रों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, किन किन राष्ट्रों से जब आप संबंध बनाए तो उनमें आप अन्य चीजों को अनदेखा नहीं कर सकते। तो ये एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया उसने। ऐसा नहीं कि ऐसा होता ही है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वो कहता है कि ऐसा होने की संभावनाएं प्रबल होती है। तो इस आधार पर उन्होंने एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जो उन्होंने मंडल सिद्धांत के माध्यम से लिया है। ठीक है ना? तो मंडल सिद्धांत में मनु ने 12 राज्यों का एक मंडल लिया है कि इन 12 राज्यों से आप किसी ना किसी प्रकार प्रभावित होते हैं, उसके बाद में उन राज्यों में क्या होता है उससे उनको ज्यादा लेना देना नहीं है। जैसे सीधा सा अर्थ है, अपन अपनी बात करें, यदि मान लीजिए आज के परिप्रेक्ष्य में, तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, ये वो राज्य हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं। ठीक है? अब उसके अलावा कई ऐसे राष्ट्र भी हैं जिनका हमें कोई लेना देना नहीं है, वहां किस प्रकार की घटनाएं होती है उनका प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर प्रभाव नहीं आता। ठीक है? या हालांकि अब थोड़े से मान लीजिए संबंधों की क्या होगी, परिधि बढ़ गई, आज ऐसे संसाधन हो गए, मनु के समय इतना नहीं था कि इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि आज तो मान लीजिए ग्लोबल वर्ल्ड जो बन चुका है, तो उसमें बहुत चीजें ये है, लेकिन फिर भी जो सामान्य जो दृष्टिकोण है, जो आक्रमण है, उसमें समस्याएं जो मनु के समय उस परिप्रेक्ष्य में ही हमें देखना है। देखिए ये चीजें एक विशेष रूप से, जैसे अपन आलोचना भी देखेंगे, मनुस्मृति की जब आलोचना करेंगे तो कई बिंदुओं पर हम उसकी कमियां निकालते हैं, लेकिन उसमें भी हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आलोचना करना है कि मनु ने जो वर्णन किया था वो अपनी उन परिस्थितियों में बात की थी। जैसे मनु जल सेना की बात करता है, लेकिन वायुसेना की बात थोड़ी करता है। वायुसेना की बात इसलिए नहीं करता कि उस समय, मनु के समय में इस तरह के कोई आविष्कार नहीं हुए थे। ठीक है? तो अब हम मान लीजिए उसकी आलोचना करेंगे, साहब वो तो केवल 2 ही सेनाओं पे बल देता है, वायुसेना की तो बात ही नहीं करता। तो उस समय वायुसेना थी ही नहीं, उससे संबंधित जो वो चीजें या वो उपकरण ही नहीं थे। तो हमें हमेशा आलोचना किसी भी व्यक्ति की करते हुए या ग्रंथों की करते हुए ये देखना है कि उसमें जो भी वर्णित चीजें हैं, जो भी वर्णित सामग्री है, या जो भी उसने वर्णन किया है, विश्लेषण किया है, वो उन परिस्थितियों में किया है। तो हमें
उन परिस्थितियों में भी जाने की आवश्यकता है कि वो तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी, तब कहीं जाकर हम उसका बेहतरीन या आप कह सकते हैं एक स्वस्थ जो आलोचना है वो कर सकते हैं। आज के दौर में हम देखें तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज हमें इसमें न्यायपूर्ण नहीं दिखाई देती है, लेकिन तत्कालीन समय में हम जाके देखेंगे उन परिस्थितियों के अंदर, तो हो सकता है कि वो वहां उनमें से कुछ चीजें हमें लगे कि नहीं ये उन परिस्थितियों के हिसाब से ठीक है। तो खैर ये चीजें हम देखेंगे जब हम मनुस्मृति की आलोचनाएं करेंगे, कमियां करेंगे, जिन जिन बिंदुओं के ऊपर मनुस्मृति की आलोचनाएं होती है वो सारे पक्ष भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मनु के परराष्ट्र नीति, और उसमें भी जो मनु का पहला सिद्धांत है परराष्ट्र नीति का वो है मंडल सिद्धांत। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि मनु का मंडल सिद्धांत क्या है, किन किन राज्यों को वह शामिल करता है, कितने भागों में वह इन राज्यों को बांटता है, और क्या क्या सावधानी रखने के लिए वह एक राजा को निर्देश या मार्गदर्शन देता है।